नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बीपीएससी एईडीओ को लेकर बहुत सारे सेट हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बिहार वास्तुनिष्ठ की जो एडुटेरिया वाली बुक है, इसके 12th चैप्टर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले 11 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि पीछे की 11 वीडियो भी देखना है अगर आपको, तो आप चैनल पर जाइए, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आप जिस भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, फिर चाहे वो बीपीएससी एईडीओ हो, बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, या फिर जुडिशियरी की नई वाली वैकेंसी आई हो, या फिर बीएसएससी सीजीएल 4 हो, या फिर बीएसएससी इंटर लेवल हो, तमाम परीक्षाओं में जिसमें भी बिहार स्पेशल पूछा जाता है, उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके लिए आज का सेशन। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। चूँकि ये एडुटेरिया के द्वारा बुक तैयार की गई है, तो द क्रेडिट गोज़ टू एडुटेरिया। इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है, मैं बस आपके सामने इसे डिस्कस कर रहा हूँ और अच्छे से जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 12 की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? मिथिला आपको पता है बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है ना। तो इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो मल्लीनाथ और नेमिनाथ। जैसे आप जानते हैं कि जैन तीर्थंकर 24 हुए हैं, उसमें से सबसे फेमस 24वें तीर्थंकर जो थे भगवान महावीर, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होंगे। भगवान महावीर जो है ये 24वें तीर्थंकर थे। इनका भी जन्म जो है वो वैशाली में हुआ था, बिहार में ही हुआ था, है ना। यहाँ पर दो और हैं, एक मल्लीनाथ और एक नेमिनाथ। तो जो मल्लीनाथ हैं ये 19वें नंबर के तीर्थंकर थे, और जो नेमिनाथ थे ये 21वें नंबर के तीर्थंकर थे। जैसे भगवान महावीर आप देख पा रहे हैं 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जैन धर्म में जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है वो भी वैशाली में, बिहार में ही हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और स्पेसिफिक जानना हो तो कुंडग्राम, है ना, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला है कि कुंडग्राम में हुआ था। अगला है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जीवित गुप्त थे। ठीक है, जीवित गुप्त जो है द्वितीय, जीवित गुप्त द्वितीय, ध्यान रख लीजिए। ये इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। और कन्नौज के राजा यशोवर्मन जो थे, इन्होंने जीवित गुप्त को हरा दिया था और इस वंश का अंत कर दिया था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये मौखरी वंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, मौखरी वंश जो है एक प्रमुख शक्ति बनकर उभर कर सामने आई थी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। और मौखरी वंश की अगर राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी जो है वो कन्नौज थी, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बिहार के मगध क्षेत्र पर अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो वसुमित्र थे, नागार्जुन थे, इनके अलावा एक और नाम नोट कर लीजिए, अश्वघोष, ये भी थे, है ना। कालिदास नहीं थे, क्योंकि कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय कह लीजिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह लीजिए, इनके नवरत्न में से एक थे, है ना, इनके नवरत्न में से एक थे कालिदास। और ये जो वसुमित्र, नागार्जुन, इसके अलावा अश्वघोष भी आप नाम याद रख लीजिए, ये कनिष्क के समकालीन थे और उनके दरबार से भी ये लोग जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने शासन काल के कितनों वर्षों के बाद जो है बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? तो अशोक जो है वो अपने शासन के कितने साल के बाद जो है वो बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान मिला था, यानी बोध गया में, इसकी यात्रा जो है अशोक ने अपने शासन के कितने साल बाद की थी? तो 10 वर्ष के बाद की थी। ठीक है, धम्म यात्रा इसे बोला जाता है, अशोक के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन और यहाँ पर नोट कर लीजिए कि सम्राट अशोक जो है वो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की भी यात्रा करते हैं। लुम्बिनी की यात्रा भी सम्राट अशोक करते हैं। कब? तो 20वें वर्ष। 10वें वर्ष जो है वो बोध गया की यात्रा करते हैं। अगला है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो ये डायनोसियस, ठीक है, डायनोसियस को जो है मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक जो थे एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर भेजा था। अगला है कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में जो है
ऋग्वेद में जो है वो मगध क्षेत्र को कीकट बोला गया है, और यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे, निवासियों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। मगध क्षेत्र के लिए पूछा जाएगा तब आपका जवाब होगा कीकट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्राचीन काल में मगध को जो है वो वैदिक संस्कृति से बाहर का क्षेत्र माना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो बिहार के पाटलिपुत्र नगर से था, है ना। और मतलब इनके द्वारा जो है एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था आर्यभट्टीय। ठीक है, आर्यभट्टीय रचना जो है इनके द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। पालकालीन कलाकार विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये पालकालीन कलाकार थे एक विट्ठपाल, ये जो है नालंदा के निवासी थे। ठीक है, विट्ठपाल जो है पाल कला के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है, मूर्तिकार थे, पाल कला के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे ये। और ये दोनों नालंदा के निवासी थे और पाल राजाओं यानी धर्मपाल और देवपाल के संरक्षण में थे। ठीक है, विट्ठपाल की बात की जा रही है कि ये मतलब धर्मपाल और देवपाल दोनों के संरक्षण में ये काम करते थे, काम कर चुके हैं। सॉरी। बख्तियार खिलजी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या जो है वो अली मर्दान खां के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे के सेट में भी मिला था, कवर कर चुके हैं। और बख्तियार खिलजी की हत्या जो है एक तरह से ये जो अली मर्दान खां थे उसके अपने ही अधिकारी थे, और इसके द्वारा जो है वो 1206 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो देवकोट में की गई थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, देवकोट में की गई थी। और ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला है 11 नंबर कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त करता है? तो ये हुसैन शाह शार्की था। ठीक है, हुसैन शाह शार्की था जिसे जो है सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल को पराजित कर जो है वो दरिया खां को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था। तो उस समय जो शासक थे वो हुसैन शाह शार्की थे। ठीक है, इसके बाद जो है वो दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी बना दिया गया था। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बड़ा ही फेमस और बड़ा ही आसान सा है, 1539 में लड़ा गया था। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1539 ईस्वी में लड़ा गया था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में जो है सो जीत के बाद फरीद खां जो थे इन्होंने शेर खां की उपाधि धारण की थी। इनका नाम पहले जो है वो फरीद खां हुआ करता था, इसके बाद जो है इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो ये शाइस्ता खां था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, गवर्नर जो है बिहार का नियुक्त किया था किसे? शाइस्ता खां को। किसने? शाहजहां ने। और उसके समय में बिहार में प्रशासनिक सुधार और व्यापार में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली थी। बिहार के दानापुर यानी पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? 1857 का जो महाविद्रोह हुआ था उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 25 जुलाई को किया था। ठीक है, 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया था। और जगदीशपुर के कुंवर सिंह से ये लोग जाकर मिले थे, है ना। जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह, आपको पता ही होगा, बाबू कुंवर सिंह, इनसे जाकर ये मिलते हैं। और बिहार में जो है 1857 की क्रांति का जो एक ये जो था, जब दानापुर में विद्रोह हुआ था, ये एक क्रांतिकारी मोड़ माना जाता है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो बंग भंग आंदोलन के दौरान आपको पता है बंग भंग आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन हुआ था, इस समय स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। उसी समय जो है वो राखी बंधन दिवस भी मनाया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शोक दिवस और राखी बंधन इसी दिन मनाया गया था। बिहार में जो है वो सतीश चंद्र चक्रवर्ती थे, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, है ना। सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में जो है वो दरभंगा में राखी बंधन मनाया गया था। ये भी नोट कर लीजिए, दरभंगा में राखी बंधन मनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो आसान सा क्वेश्चन है, 1912 में प्राप्त हुआ था। और 22 मार्च को जो है इसकी घोषणा की गई थी, है ना, 22 मार्च 1912 को। और आज के समय में भी 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और बिहार दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार के शासनकाल में 2010 से हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने
हत्या कर दी थी। बिहार के वो कौन से उपनवाब थे जिसकी हत्या जो है वो अफ़गानों के द्वारा की गई थी? तो ये जैनुद्दीन हैबत जंग थे। ठीक है, 1748 ईस्वी में अफ़गानों ने बिहार के नायाब जो नज़ीम ये जो नाम दिख रहा है आपको, जैनुद्दीन हैबत जंग थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। और वह जो है अलीवर्दी खां का भतीजा और दामाद था। ठीक है, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। ठीक है, जागीरदार होना चाहिए, है ना, जागीरदार थे। शेर खां के पिता जो है वो हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के, ये पूछा जा रहा है। तो ये सासाराम के जागीरदार थे। सासाराम कहाँ पर है? तो रोहतास में है ना, बिहार के रोहतास ज़िले में है। और सासाराम में ही हुमायूं का मकबरा है ना। हुमायूं का है, शेरशाह का है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सासाराम। और हसन खां सूरी जो है सासाराम रोहतास के जागीरदार थे। और शेरशाह सूरी का बचपन और प्रारंभिक प्रशासनिक अनुभव भी जो है वो यहीं से सासाराम से ही प्राप्त हुआ है। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, पुस्तक विक्रेता थे, पटना सिटी के रहने वाले थे, है ना, पुस्तक विक्रेता थे। और इन्होंने किया कब था? तो 3 जुलाई। ठीक है, 3 जुलाई 1857 को इनके द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह की शुरुआत की गई थी। इन्हें जो है बाद में अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। ठीक है, बीच चौराहे पे। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है वो 1831-32 में हुआ था। और यह विद्रोह मुख्य रूप से पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, है ना, जो कि वर्तमान झारखंड में है। और बुद्धू भगत जो है, ये नाम नोट कर लीजिए, बुद्धू भगत इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसी में जो है राजकुमार शुक्ल जाते हैं और बापू से चंपारण की दुर्दशा के बारे में बताते हैं। और उसके बाद बापू आते हैं, चंपारण से पहला जो है सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता है कि कांग्रेस में विभाजन हो गया था। ठीक है, गर्म दल और नरम दल में। कब हुआ था? तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था। अब मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो विभाजन हुआ था इसमें फिर से मेल मिलाप जो हुआ था, मतलब नरम दल और गर्म दल में जो समझौता हुआ था वो इसी लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जो वर्ष 1916 में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 22 नंबर कि ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? बर्नियर जो है वो बिहार जो है औरंगजेब के समय में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और ये जो बर्नियर था फ्रांसीसी था, है ना, फ्रांसीसी था। ठीक है, फ्रांसीसी यात्री था ये बर्नियर। और मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में ये बिहार आया था। और यह एक चिकित्सक भी था, है ना, यह एक चिकित्सक भी था। कौन? बर्नियर, है ना, जो फ्रांसीसी यात्री था। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक आपको पता है कि पटना में हुआ था, बिहार में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1713 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1713 ईस्वी में हुआ था। उसने अंग्रेज़ों को वर्ष 1717 में व्यापारिक छूट कह लें या शाही फरमान जारी किया था। शाही फरमान जो है वो अंग्रेज़ों को इसने जारी कर दिया था, फर्रुखसियर ने। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये पटना आए थे 1821 में। ठीक है, सैयद अहमद जो है वो 1821 में पटना की यात्रा की। और इस आंदोलन का जो है, मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, कहाँ था, तो ये पटना ही था, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। और 1821 में जो इसके मेन प्रवर्तक थे आंदोलन के, सैयद अहमद, ये पटना आए थे। निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भी किया गया था, ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा भी किया गया था, मजहरुल हक तो थे ही, मौलाना नूरुल हसन भी थे। चारों ने इसका जो है उस समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। बिहार में खिलाफत और असहयोग आंदोलन का समर्थन जो है इन सभी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख मिलता है? तो 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख जो है वो संविधान के 243 जी में मिलता है। ठीक है, अनुसूची अगर पूछ ली जाए तो 11वीं अनुसूची में ये सम्मिलित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। और अनुच्छेद 243 जी याद रखिएगा, इसमें जो है पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया गया है।
ठीक है, पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया गया है और इसमें विषय पूछ लिए जाते हैं, कितने विषय हैं, तो 29 विषय इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो गांव की न्यूनतम जनसंख्या 250 होनी चाहिए या उससे अधिक की जनसंख्या वाले गांव या समूहों के लिए ग्राम सभा का प्रावधान है। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में ये बात की जाती है। अगला है, किसी पंचायत समिति में कितने स्थायी समिति होते हैं। तो किसी पंचायत समिति में 7 स्थायी समिति होते हैं। ये भी जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार बताया जा रहा है। बिहार पंचायती जो पंचायत समिति के कार्यों के संचालन की बात की गई है, वो 7 स्थायी समितियां गठित की गई है। ठीक है, स्थायी समितियां गठित की गई है। एक क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार पहला राज्य बना था जिसने पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया था किसी महिलाओं को। पहला राज्य था, ये कब दिया गया था। बीपीएससी सीएससी में पूछा गया है और इस चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं भी कम से कम तो 10 बार ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, अलग अलग सेट में अलग अलग चीज़ों को कवर करते हुए अलग अलग लेक्चर में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये 1952 में हुई थी भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, और 52 में और स्पेसिफिक तो गांधी जयंती के दिन हुई थी। ठीक है, गांधी जयंती आपको पता है कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य अगर जानना हो तो ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था, इसके प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। ठीक है, और लॉर्ड सिन्हा जो है बिहार के उड़ीसा के पहले भारतीय गवर्नर थे, है ना। इन्हें एसपी सिन्हा भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, लॉर्ड सिन्हा भी बोला जाता था। वे ब्रिटिश सरकार में ऊंचे पद पर पहुंचने वाले, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय थे, है ना, पहले इंडियन थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को शपथ से संबंधित है। तो राज्यपाल के जो शपथ से संबंधित है वो संविधान का अनुच्छेद 159 है। ठीक है, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं। तो जिस भी राज्य के होंगे, संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होगा, है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होंगे तो उच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अगला है 32 नंबर क्वेश्चन कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है। तो ये 6 सप्ताह दिया गया है। ठीक है, 6 सप्ताह दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 6 सप्ताह के भीतर जो है इसका स्वीकृत होना अनिवार्य है, अन्यथा वह प्रभावी नहीं रहता है। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। 60 हो सकती है। न्यूनतम अगर पूछा जाए तो 60 हो सकती है, अधिकतम जो पूछा जाएगा तो 500 हो सकती है। ठीक है, और इसका अनुच्छेद जो है 170 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है विधानसभा के बारे में, और विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 169 में हमें देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो ये भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। इस बुक में यही आंसर दिया गया। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो है वो भारत के 6वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 6ठे नंबर के चीफ जस्टिस थे। अगला है बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ये 6 होती है। ठीक है, 5 सदस्य होते हैं अन्य सदस्य, और एक जो है वो अध्यक्ष होते हैं, है ना, एक अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम को जो है सो किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1993 में इसे पारित किया गया था, और इसी समय जो है वो मानवाधिकार की रक्षा के लिए यह कानून जो है बनाया गया था, और इसी समय से इसे 1993 में लागू कर दिया गया था। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे। तो ये श्रीधर वासुदेव सोहोनी। ठीक है, श्रीधर वासुदेव सोहोनी जो है ये पहले लोकायुक्त थे। कहाँ के, बिहार के। और बिहार में लोकायुक्त संस्था की स्थापना के बाद जो है ये एसवी सोहोनी जो है पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो बोधि वृक्ष है ना। 2, और ये जो ध्यान रखिएगा 2 स्वास्तिक के बीच में होना चाहिए, 2 स्वास्तिकों के बीच, 2 स्वास्तिकों के बीच जो है बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय या आधिकारिक राजकीय चिन्ह है। बिहार का राष्ट्रीय पशु अगर आपसे पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय पशु, आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या है। राष्ट्रीय मछली अगर पूछ लिया जाए,
कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। राष्ट्रीय पुष्प अगर पूछ लिया जाए, ये 3 जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देकर बताइए। सर्वाधिक, बहुत आसान सा सवाल है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण ज़िले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक है, और यहाँ थारू जनजाति जो है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये वही पश्चिमी चंपारण है जहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहीं पे है पश्चिमी चंपारण में। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले ज़िलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो केवल एक है। वो कौन सा है? तो गोपालगंज है, गोपालगंज है। और गोपालगंज का जो सेक्स रेशियो है यानी लिंगानुपात बिहार में सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 1021 है। और 1000 से ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला एकमात्र गोपालगंज ही ज़िला है। सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछ लिया जाए आपसे, सबसे कम या न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला अगर पूछा जाए कौन सा है बिहार में, तो वो मुंगेर है। ध्यान रखिएगा, 876 है केवल यहाँ पर। ठीक है, और बिहार में अगर शिशु लिंगानुपात पूछा जाए, चलिए ये तो हो गया गोपालगंज में सबसे ज़्यादा, मुंगेर में सबसे कम। बिहार का पूछा जाए कि लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो 935 है। ध्यान रखिएगा। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा ज़िला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्लाईवुड उद्योग के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये वैशाली है। ठीक है, वैशाली जिले का भी कौन सा? तो हाजीपुर क्षेत्र। ठीक है, हाजीपुर क्षेत्र जो है वो प्लाईवुड और लकड़ी के सामान के उत्पादन में विख्यात है। सर्वाधिक वर्षा पूछी जा रही है बिहार में किस क्षेत्र में होती है? तो आपको पता ही है कि किशनगंज में होती है, लेकिन क्षेत्र दिया गया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी सीएससी में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अगर क्षेत्र की बात कर ली जाए, बिहार को अगर आप देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप में, तो किशनगंज इस इलाके में पड़ता है। तो अगर आप बांट देंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो ये जो है 15 सितंबर 2017 को मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, केंद्र की सौभाग्य योजना के साथ तालमेल बैठाते हुए, है ना। केंद्र की एक योजना थी सौभाग्य योजना, ठीक है, इसके साथ तालमेल बैठाते हुए बिहार ने इसे तेजी से लागू कर दिया था 15 सितंबर 2017 को, हर घर बिजली योजना। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? कहलगांव विद्युत परियोजना जो है वो एनटीपीसी के सहयोग से, एनटीपीसी कहलगांव बोला भी जाता है ना। और ये कहलगांव है कहाँ पर स्थित? तो ये भागलपुर में है ना, भागलपुर में स्थित है। और कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी के द्वारा संचालित है, इसी के द्वारा स्थापित की गई थी। प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध नानक जलकुंड जो है वो राजगीर में है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है एक गर्म कुंड है ना, जिसमें नानक कुंड और ब्रह्म कुंड प्रमुख है। नानक कुंड के अलावा जो है यहाँ पर ब्रह्म कुंड भी प्रमुख है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो अररिया में स्थित है ना। और बिहार के अररिया ज़िले में जो है परमार नदी के किनारे है, परमान नदी के किनारे है। अगर पूछा जाएगा आपसे, यहाँ अररिया की जब बात हो ही रही है, तो अगर पूछा जाएगा कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनने वाला है, तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर भी जो है वो अररिया में ही बनने वाला है। ठीक है, कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि 2018 से, अच्छा 3 है, चलिए 2018 से 23 है। अगर 4 पूछा जाए, रोड मैप 4, तो 2023 से 2028 है इसका। ठीक है ना, 2047 का नहीं, शायद इसका 2017 से 22 है ना। 47 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ये नहीं होगा। 4 जो है वो 23 से 28 है, ये सही है। लेकिन कृषि रोड मैप 3 पूछा जाएगा, इसकी कार्य अवधि जो है 2017 से 2022 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। और बिहार सरकार ने जो कृषि रोड मैप लॉन्च किया था वो कृषि के विकास के लिए इसे जो है लागू किया गया था। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हमें पता है पश्चिम बंगाल के साथ 3 ही वैसे ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भागलपुर है, किशनगंज है, सुपौल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुपौल नहीं है। कटिहार है, 3 जिला हमने आपको बताया था, एक कटिहार है ना। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा
नहीं करता है ना। हाँ, तो सुपौल नहीं करता है। सुपौल जो है सो ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। सुपौल जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ नहीं, पश्चिम बंगाल के साथ किशनगंज करता है, कटिहार करता है, ठीक है, ये सब जो है, और पूर्णिया करता है, ठीक है, पूर्णिया भी सीमा साझा करता है। हिमालय के तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो ये टर्सियरी टाइप की पाई जाती है, ठीक है, टर्सियरी टाइप की पाई जाती है। और बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग की अगर बात कर ली जाए, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ शिवालिक श्रेणी में टर्सरी युग की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर पश्चिमी आपको पता है पश्चिमी चंपारण है, और यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी है ना, जो कि शिवालिक का ही भाग है एक तरह से। तो वहीं पर जो है शिवालिक श्रेणी में टर्सियरी युग की चट्टानें पाई जाती है। अगला है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? तो ये है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास में पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर की बात की जा रही है ना। नई वाली को खादर बोला जाता है, हमने बताई है आपको। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर का विस्तार जो है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी आगे भी, और अगर अच्छी लगी है अभी तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले नंबर पर आप तक पहुँचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।